तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि टैक्योमेट्रिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल एंड उसके फिक्स एयर मेथड से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब स्टैडिया सिस्टम से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जैसा कि टॉपिक है। ठीक है, उसके प्रिंसिपल और स्टैडिया सिस्टम क्या है उससे रिलेटेड हम सारा कुछ यहाँ पर वन बाय वन करके देखने वाले हैं, कि ताकि हमें सब कुछ आइडिया मिल जाए। ओके, और मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच रही है, तो एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा यस, कि ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि हाँ आपको मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ही विजुअल है, बहुत सारी चीज़ें विजुअल है, तो उसको वन बाय वन हम देखते हैं, कि ताकि आपको भी आइडिया मिले कि जो मैं पॉइंट समझाना चाहता हूँ वो सारे पॉइंट आपको विजुअल हो। ठीक है, सारे पॉइंट जो हैं वो विजुअल हो। तो वन बाय वन हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करता हूँ, ये सारा कुछ मैं समझाने वाला हूँ। प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्रिक, प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्रिक में एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट फाइंड आउट करने की बात करता है। प्रिंसिपल जो है टैक्योमेट्री का, वो इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट, और दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एक होता है एडिटिव कांस्टेंट। दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं, उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट वो नियर बाई 100 के करीब ही होता है, 100 के करीब होता है, थोड़ा 100 के आसपास ही नियर बाई रहता है। दूसरा होता है एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, एडिटिव कांस्टेंट नियर बाई 0 के आसपास होता है। ठीक है, इसको C से इंडिकेट करते हैं एडिटिव कांस्टेंट को, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को K से इंडिकेट करते हैं। ध्यान देना। ठीक है, ये आपके सामने जो ये फॉर्मूला दिख रहा है, एक्चुअली ये फॉर्मूला इस तरीके से है, D अपन S तो है ही है, S इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा KS और प्लस C होता है। ये फॉर्मूला होता है। ये पूरा डिटेल में हम वन बाय वन समझेंगे। और आगे आप स्टैडिया सिस्टम में देखोगे तो दो तरीके का स्टैडिया होता है, एक होता है फिक्स एयर मेथड, एक होता है मूवेबल हेयर मेथड। फिक्स एयर मेथड में ये सारा कुछ आपको, ये वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है उसके बारे में हम समझेंगे वन बाय वन करके, ताकि आपको सब कुछ आइडिया मिल जाए। ठीक है, स्टैडिया मेथड होता है, फिर उसके बाद फिक्स एयर मेथड होता है, फिर बाद में और भी मेथड होते हैं, उनको वन बाय वन मैं ये लेक्चर में समझोगे। उसके बाद जो मेथड होते हैं, जैसे कि ये फिक्स एयर मेथड है, और भी मेथड है, उनको हम कल के लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में इतना सारा कुछ। अच्छा, ये जो फिगर है इसको मैं फिर से आगे बताने के बाद आपको मैं ये बताऊँगा कि इस तरीके से ये विजुअल होता है। आगे भी है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन होती है, नीचे यहाँ पर ये लाइन जो होती है ये सेंट्रल हॉरिजेंटल एयर है, ये बॉटम है और ये टॉप है। ठीक है, अपर बोल सकते हो, टॉप बोल सकते हो, अपर हेयर, सेंट्रल हेयर और लोअर हेयर। ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिखता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, और ये अगर ये जो जहाँ पर पड़ता है उसकी हम रीडिंग नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बेस पर ये पूरी कहानी है। तो उसको वन बाय वन करके हम A to Z हर एक पॉइंट को हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हालांकि ये थियोडोलाइट होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा लेंस। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो उसका नाम हो जाता है टैक्योमेट्री। ठीक है, टैक्योमीटर बोल देते हैं जब इंस्ट्रूमेंट में एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइड किया जाता है, इस लेंस को बोला जाता है एनालिटिकल लेंस, एनालिटिकल लेंस। ये भी चीज़ें आगे हम देखेंगे वन बाय वन करके, ताकि आपको हर वो पॉइंट आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बात किया था प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री का, आपके सामने आ गया। और प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री क्या कहता है उसको मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। ठीक है, अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको आइडिया मिल जाए, उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अब आपके सामने ये जो P है, P पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ये 3 लाइनें बनाई हैं, ये मतलब एक प्रकार का किस तरीके से बनाया गया कि आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर फिट हो गया है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट आ गया, और ये वाला जो पॉइंट है
ये वाला का नाम जैसे ये नाम रखा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये 3 पॉइंट है जहां पर हमने क्या रखा है, लेवलिंग स्टाफ को रखा है या स्टेडिया रॉड को रखा है। स्टेडिया रॉड और लेवलिंग स्टाफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। जो लेवलिंग स्टाफ रखें या ज़रूरत पड़े तो रेंजिंग रॉड रखो, ठीक है। लेवलिंग स्टाफ इसलिए रखते हैं कि ताकि आपका यहाँ का रीडिंग मिले, ये रीडिंग मिले, ठीक है, रीडिंग ये मिले, इसलिए हम इसको रखते हैं। अब ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझाता हूँ, पूरी। जैसे ये पहले वाले आपने फिगर में देखा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये दिखता है, ठीक है। जब आप पहले पॉइंट पे देखिए तो इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग, अपर और लोअर और सेंट्रल, अपर वाले में से लोअर को माइनस कर दोगे तो इनके बीच की ये जो गैपिंग है वो मिल जाएगी, और इसी को बोला है वहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट। आप देखोगे नीचे एस के रूप में इंडिकेट किया है, देखो यहाँ पर S3, यहाँ पे S2, यहाँ पे S1, ठीक है। और ये कैसा हो रहा है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो ये तीसरे नंबर पे जो रखा होगा लेवलिंग स्टाफ, उसमें टॉप और बॉटम में से माइनस किए तो इसके बीच की जो गैपिंग है S3 वो मिल जाती है। ऐसे ही इसमें जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे उसका बीच का गैपिंग जो है वो ज़्यादा होते जाता है, ठीक है। और इनके बीच का, जैसे ये पहले से तीसरे का, P से तीसरे पॉइंट का, फिर P से दूसरे पॉइंट का और P से पहले पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट किए तो D1, D2, D3 ये हमको मिल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें तो मैंने फिगर समझाया, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रिंसिपल समझना। प्रिंसिपल समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जो कांस्टेंट है, टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट है, वो आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। अब ये क्या है, क्या बोल रहा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोला जाता है, देखो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। P1 A3 B3 ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, या P1 A2 B2 ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, या P1 A1 B1 ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो वही कह रहा है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स, क्या बोला, द रेशियो ऑफ, कौन सा रेशियो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स, मतलब यहाँ P1 से लेके ये बीच का, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपेक्स से, ये P1 अपेक्स है उस ट्राइंगल का, फिर ये P1 से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या P1 से लेके यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी बात कर, रेशियो बोल रहा है। मतलब ये वाला पूरा पार्ट आपका कहाँ पे हो गया, ऊपर हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, रेशियो अगर इक्वल टू लिखते हैं, रेशियो इक्वल टू अगर आप लिखते हो और ये ऐसे डालते हो तो यहाँ पर अभी जो लाइन बना है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे बोला है टू द बेस एंड द बेस विड्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये इतना क्या बोला है, इतना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स टू द बेस, ये बेस है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या बोला है, डिवाइड बाय क्या रहेगा, बेस विड्थ, यहाँ इसका ये जो S3 है, ये S2 आया, ये S1 है, ये तीनों ट्राइंगल के लिए जब मैं रखूंगा तो रेशियो हर जगह पे क्या आएगा, वैल्यू सेम ही आएगा, हर जगह पे वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है, हर जगह पे जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। आइडिया मिला, कांस्टेंट होगा, कहने का मतलब देखो ये P1 से लेके ये जो A3 B3 वाला जो बेस है उसके ऊपर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D3, वैसे P1 से ये A2 B2 वाला बेस पे पड़ेगा तो D2 डिस्टेंस आ गया, P1 से लेके A1 B1 पे डिस्टेंस जो आएगा ये वो D1 डिस्टेंस हो गया। कहने का मतलब ये D1 अपान ये S1 इक्वल टू D2 अपान S2 इक्वल टू D3 अपान S3 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब सारे वैल्यू क्या होंगी, आप कितना भी डिस्टेंस का फाइंड आउट करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय उसका बेस विड्थ जो होगा वो ऑलवेज, मतलब उसका रिड्यूस फॉर्म जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा,
सेम ही होगा उसी को बोला जाता है कांस्टेंट, सेम होगा उसी को बोला जाता है कांस्टेंट। तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा, ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। ये कहना यही चाहता है, देखो ये कहना चाहता है कि ये d1 अपान ये s1। अब ये s1 कैसे मिलेगा, s1 कैसे मिलेगा, जब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को इस लेवलिंग स्टाफ पे देखोगे तो यहाँ की रीडिंग मिली होगी, यहाँ की रीडिंग मिली होगी, इस वाली रीडिंग में से इस वाली रीडिंग को माइनस कर दिए तो ये s1 मिल जाएगा। अपर हेयर में से लोअर हेयर को वैल्यू माइनस करोगे तो ये s1 मिल जाता है। तो यही कह रहा है कि ये जो d1 अपान s1 और d2 अपान s2 और d3 अपान s3, ये 2 है, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। तो ये क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होंगे, इसी को बोल दिया कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इन्हीं से, यही से मुझे जो अननोन है वो पता चल जाता है, अननोन जो है उसी से पता चल जाता है, ठीक है। कई बार मान लो कि मुझे d1 डिस्टेंस, ये d3 तो मिल जा रहा है लेकिन d1 नहीं मिल पा रहा है और ये s1 मिल जा रहा है, तो इस बेस पे मैं कैलकुलेट करके ये d1 फाइंड आउट कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। बहुत कुछ इसमें है, ठीक है, बहुत कुछ है। तो ये चीज़ें याद रहेगा। In isosceles triangle, the ratio of the perpendicular distance from the apex to the base and the base width is always constant। ये रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे ये जो चीज़ें बताई गई वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यही d1 अपन s1, यही d2 अपन s2, यही d3 अपन s3 को बोला जाता है f अपन i। इसी को क्या बोला जाता है, f अपन i भी बोला जाता है। f फोकल लेंथ होता है और ये i जो होता है वो स्टेडिया इंटरवल होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्टेडिया इंटरवल, और ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होता है। तो ये f अपन i भी जो होता है, ये सब के सब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे मैंने वहाँ पे 3 ट्राइंगल लेके समझाया था, वही ये 3 ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और ये d1 d2 3 डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स टू द बेस है, और s1 s2 s3 लेंथ ऑफ द बेस है। स्टाफ इंटरसेप्ट भी बोलते हैं इसको। कैसे मिलता है ये भी बता दिया। s1 फाइंड आउट करना क्या है, अपर में से लोअर माइनस कर दो तो s1 मिल जाएगा। ऐसे s2 के लिए भी, ऐसे s3 के लिए भी। तो ये इतना आइडिया आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ क्या, ये इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं कि ताकि आपको और भी चीज़ें आसान तरीके से समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कि ताकि हर वो पॉइंट को आप आसानी से समझ पाओ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप कर पाओगे, ठीक है, क्लियर। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टैक्योमेट्री का ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल टैक्योमेट्री का ना। आप कंटूर मैप अगर बनाने जा रहे हो तो टैक्योमेट्री और प्लस लेवलिंग स्टाफ या प्रिज्मेटिक कंपास, ये सब का यूज करके हम कंटूर मैप बना लेते हैं। उसमें हेल्प करता है ये टैक्योमेट्री कंटूर मैप बनाने में, मतलब डेटा लेने में हेल्प करता है। कंटूर मैप तो हमें डेटा के हिसाब से बनाने पड़ते हैं, ठीक है, फील्ड पे ही नहीं बनता है। फील्ड पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर हम कंटूर मैप प्रिपेयर कर लेते हैं। कंटूरिंग भी आएगा, आपको आगे आएगा। फिलहाल के लिए तो इतना सारा कुछ हम पढ़ते हैं। कंटूरिंग जो है ना वो लेवलिंग हम पढ़ रहे थे, उसी से रिलेट करके है, ठीक है। तो जैसा जैसा सिलेबस था उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं कि ताकि आपको हर वो पॉइंट आपको सिखाएं, हर वो चीज़ों को आपको बताएं कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। तो इतना टॉपिक कवर हो गया है, इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए आप लोग बोलते रहिएगा, आप लोगों को जो समझ में आए वो बोलते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्री।
थियरी ऑफ स्टेडियोमेट्री कि ताकि अच्छे से आपको आइडिया मिल पाए। ठीक है, आगे बढ़ें। जैसा कि यस सर आ गया है मैसेज में, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा होगा, देखो थोड़ा सा आप समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ लेंस होता है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। उसमें फोकल लेंथ एफ होता है, यहाँ आई पीस होता है, उसके बीच की गैपिंग जो होती है वो आई है, जिसको बोला जाता है स्टेडिया इंटरवल, ठीक है। और यहाँ लेंस से ही देखिए, लेंस से हमने यहाँ पर लिया ऑब्जेक्ट का तो उसको F1 लिया है, और यहाँ से उसके आई पीस का लिया तो F2 लिया है, और उसका फोकल लेंथ का F है। इसके बीच में ये जो स्मॉल d दिया है, स्मॉल d को बोले जाता है वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस। वर्टिकल एक्सिस जो है उसका लेंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो वो होता है वहाँ से इंस्ट्रूमेंट का वर्टिकल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ से देखो ये जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं वहाँ से और ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उनके बीच की गैपिंग ये d हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ठीक है। यही अपेक्स डिस्टेंस है, क्लियर। अब इसके बारे में ये पूरा बताया। देखो O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये लेंस है। M क्या है, वर्टिकल एक्सिस है यहाँ से। F फोकल लेंथ है, F ये वाला स्मॉल F क्या है, फोकस, यहाँ पे कैपिटल F बताया है। फोकस से ही लेंस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। I जो है वो AB, ये जो उसको स्टेडिया इंटरवल बोला जाता है। और ये वाला जो गैपिंग है, जब हम स्टाफ पे देखते हैं तो ये टॉप में से बॉटम माइनस करते हैं तो S मिलता है, कैपिटल S, उसी को स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। हर एक चीज़ को समझो कि ताकि आपको वो चीज़ें आइडिया मिले कि इंस्ट्रूमेंट से हम क्या चीज़ें क्या कैसे रीडिंग लेते हैं, कि ताकि आपको आइडिया मिले। ये जो लेंस होता है ऑप्टिकल होता है, और ये वर्टिकल एक्सिस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल d से इंडिकेट किया है। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है आपका इंस्ट्रूमेंट का और ये ऑब्जेक्ट का बीच का और डिस्टेंस जो होता है वो कैपिटल D से इंडिकेट किया है। F1 जो है वो लेंस है, ये जो लेंस है वहाँ से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, देखो बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द स्टाफ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और F2 जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द क्रॉस वायर फ्रॉम द O, वो मतलब ऑप्टिकल से क्रॉस जो हेयर होता है उसके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए हमने AOB ट्राइंगल लिया, आपको AOB समझ में आना चाहिए कि A कहाँ है, A, B और O। ये आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है। इसमें अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल स्मॉल में, स्मॉल OAB, ये वाला ट्राइंगल दोनों एक प्रकार का सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है या नहीं है। अगर ये वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। अब जब दो एंगल दो ट्राइंगल के अगर मिल जाते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। और सिमिलर की क्राइटेरिया है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर हर चीज़ नहीं बताएगा क्योंकि ये क्लास 10th का टॉपिक है, तो हर चीज़ यहाँ पे नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो चीज़ें लिख देता है वो क्यों लिखता है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। कौन से दो ट्राइंगल, एक OAB और ये O स्मॉल AB वाला। तो इसमें देखो इन दोनों को जब मैंने लिया, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर के लिए क्राइटेरिया होता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है, तो उसके लिए क्लास 10 थोड़ा सा प्रेफर कर लेना, आइडिया मिल जाएगा। बहुत डिटेल में है, ठीक है, बहुत डिटेल में उसको आप समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत लोग को नहीं भी समझ में आता है क्योंकि जहाँ पर भी ज्योमेट्री आ जाती है वहाँ पर बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। तो ज्योमेट्री को देख के तो वो चीज़ें ना देख करके आप यहाँ पे समझिए। F1 F2 कौन सा लिया, देखो ये वाला लेंथ अपन ये वाला लेंथ, मतलब ये परपेंडिकुलर लेंथ ले रहे हैं और डिवाइडेड बाई ये ले रहे हैं, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये हो गया एक साइड, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा ये वाला S अपन ये वाला I, देखो जब ये वाला F1 ले रहे हैं तो ये F2, फिर ये S लेंगे तो ये वाला I, ये इनको लिया। हालांकि सभी साइड होते हैं, बाकी इन साइडों का मुझे कोई लेना देना नहीं है। O से A या O से C, O से C हमने लिया, सॉरी यहाँ से लिया ना,
ये कैपिटल डी ले रहा है, सॉरी एफ ले रहा है ना, सॉरी यहाँ से ही ले रहा है। F1 लिया अपन F2 किया, और फिर ये S लिया और इसका ये I लिया, ठीक है, ये इक्वल किया। फिर उसके बाद से अब ध्यान देना, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि ऑप्टिकल जो लेंस होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ऑप्टिकल लेंस जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये ऑब्जेक्ट का होता है और ये लेंस का होता है, ठीक है, लेंस का। अब यहाँ पर क्या किया है, देखो मल्टीप्लाई कर दिया है f(f1) से। इसमें अगर f(f1) से करेगा तो ये स्मॉल f नीचे का, ऊपर का इसका f कैंसिल, इधर से f1 ऊपर नीचे कैंसिल होगा, और इधर तो f(f1)/f2 आ जाएगा। तो ये वो इसको सिस्टमेटिक कर लिया है। और इसको क्या कर लिया, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। वहाँ पे f1/f2 के जगह पे s/i पुट कर दिया है। क्लियर, s/i पुट किया, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट। खाली ये जो f1/f2 है उसके जगह पे s/i कर दिया, क्योंकि ये हमने पहले सॉल्व कर लिया था, उसको उसकी जगह पर रख दिया। अब क्या किया है, देखो इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद अब नया लिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट d, देखो ये जो d है वो किसके बराबर है, स्मॉल d प्लस f1 है, स्मॉल d प्लस ये f1, तो वो कैपिटल D की जगह पर D का फॉर्मूला रखा। अब यहाँ पर F1 जो है वो यहाँ पुट कर दिया है, देखो F प्लस SI/F IA प्लस D। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को आगे कर दिया और ये F को इधर कर दिया है, तो S/IF प्लस ये F प्लस D हो गया। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया, अब ये F को इधर कर दिया, S को इधर कर दिया, ये F/IK हो गया और F प्लस D C हो जाता है और ये D इक्वल टू हो गया। तो ये हमारे पास जो आया है ये हमारा थियरी है। स्टेडिया सिस्टम का क्या है, ये थियरी है। स्टेडिया सिस्टम का क्या है, ये थियरी है। और ये थियरी से हमें क्या मिला, ये फॉर्मूला मिला D इक्वल टू KS प्लस C। अब इसमें आप लोग मुझे एक एक को थोड़ा सा आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं कि इसमें D क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D है। S क्या है, स्टाफ, जो हमने ऑब्जेक्ट के पेज पे स्टाफ इंटरसेप्ट निकाला वो है। और इसमें K और C देखो, F/I जो लिया हमने, ये F/I उसको हमने K से इंडिकेट किया और इस K को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और वो 100 के करीब ही होता है, वैल्यू नियर 100 होता है। और C हमने इंडिकेट किया F प्लस D की जगह पे, और इस C को हम बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट, इस C को हम बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट। और ये C की वैल्यू जो होती है वो नियरली 0 के बराबर होती है, नियरली 0 के आसपास होता है। ध्यान रखिएगा, नियरली क्या होता है, 0 के पास होता है। कुछ वैल्यू हो सकता है 1 हो, 2 हो, या हो सकता है 0.1 हो, मतलब 0 के करीब ही होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसमें ये K की वैल्यू और ये C की वैल्यू, यही दो कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए भी आता है। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा, कि ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है या कुछ MCQ को आएंगे वो चीज़ों को भी हम देखेंगे। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि एनालिटिकल लेंस की बात मैंने किया था, एनालिटिक लेंस। अब ये एनालिटिक लेंस क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप थियोडोलाइट यूज करते हो, उसमें एक लेंस तो होता ही है, एक्स्ट्रा लेंस जब हम प्रोवाइड करते हैं उसमें, उस एक्स्ट्रा लेंस को ही बोला जाता है एनालिटिक लेंस। अब इसके बारे में भी समझ लो। एन एक्सटर्नल फोकसिंग, एक्सटर्नल अलग से और फोकसिंग की जरूरत पड़ रही हो, प्रोवाइड विथ एन एक्स्ट्रा लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द डायफ्राम, दिस एक्स्ट्रा लेंस इज नोन एज अ एनालिटिक लेंस। इसी को हम एनालिटिक लेंस कहते
हैं, इसी को हम एनालिटिक लेंस बोलते हैं। ये आइडिया मिला होगा, देख रहे फिगर में भी आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा लेंस हम प्रोवाइड करते हैं, तो ज़्यादा फोकसिंग के लिए हम एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइड करते हैं कि ताकि पिक्चर्स क्लियर मुझे मिले। और ये एनालिटिक लेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स ग्लास का होता है। कॉन्वेक्स ग्लास होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्तल बोला जाता है। कॉन्वेक्स को उत्तल और कॉनकेव को अवतल। केव मतलब अवतल, ठीक है। जैसे ये फिगर में देख रहा हूँ ना, इस तरीके का लेंस होता है, इस तरीके का। हमारी आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडिंग एन एनालिटिकल लेंस इज टू एलिमिनेट द एडिटिव कांस्टेंट। जो एडिटिव कांस्टेंट होता है इसके अंदर, उसको ये एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। एक जो हमारा कांस्टेंट है एडिटिव कांस्टेंट, नियर बाई जीरो के पास होता है, इसको वो क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से दिख पाए जो भी हमें देखना है। क्लियर? और भी बातें बोला है कि द एनालिटिकल लेंस इज प्रोवाइड इज एन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप ओनली। द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप इज प्रैक्टिकली एनालिटिक बाय नेचर बिकॉज द वैल्यू ऑफ f+t इज हार्डली फ्यू सेंटीमीटर ओनली। बहुत कम होता है, बहुत, ठीक है, बहुत कम होता है। तो जब ये भी प्रोवाइड कर दिया गया तो एकदम ना के बराबर हो जाता है, एकदम ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका एडवांटेज भी हम देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज है। बहुत बार अगर मैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें अगर मैं इसकी बात करूं, कई बार मैंने पढ़ाया है, बहुत बार पूछा है, देख रहा हूँ लाइन से पूछा है। हालांकि ये बुक पुरानी है तो थोड़ा सा आपको पुराने ही इतने ही पता चल रहा है कितनी बार पूछा है, लेकिन अगर पूरा का पूरा डिटेल सालों का अगर निष्कर्षण निकाला जाए तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज, एज द एडिटिव कांस्टेंट जो होता है, द कंपटीशन कैन बी कैरिड आउट ईजिली एंड क्विकली। आराम से इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। द एनालिटिकल लेंस इज प्रॉपर्ली सील्ड अगेंस्ट मॉइस्चर और डस्ट। इस प्रकार से वो लेंस सील्ड होता है कि ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर या डस्ट न जा पाए, ठीक है, डस्ट न जा पाए। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, द लॉस ऑफ लाइट में बी कंपनसेटेड बाय द यूज ऑफ स्लाइटली लार्जर ऑब्जेक्ट ग्लास। इट विल ऑल्सो इंक्रीज एल्यूमिनेशन। कहने का मतलब है ना, ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या ऐसा होता है ना, लाइट की रेज जो आती है, ठीक है, देखो लॉस ऑफ लाइट में कंपनसेट मतलब जो इसमें बहुत सारी लाइट जो हो रही थी वो लॉस हो जा रही थी, प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्ट जो दिखना चाहिए वो नहीं दे पा रहे थे, तो उसको क्या कर देता है, इसका जो एल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन जो होता है, इसकी चमक जो होती है वो बढ़ा देता है कि ताकि वो मतलब प्रॉपर तरीके से दिख पाए। इसे ऑब्जेक्ट ग्लास लार्जर इसमें प्रोवाइड किया जाता है। दो हो जाते हैं ना, एक प्रकार का दो हो गया। चलिए डिसएडवांटेज से रिलेटेड बात करते हैं। एनालिटिकल लेंस ऑब्जर्व सम ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सम इंसिडेंट लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है टू कंपनसेट लॉस ऑफ लाइट। जो लॉस ऑफ लाइट है उसको कंपनसेट भी कर देता है और इंक्रीज इल्यूमिनेशन कर देता है। लार्जर ऑब्जेक्ट ग्लास इज रिक्वायर्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा लार्जर ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, इसकी वजह से भी मतलब हमारे लिए थोड़ा सा है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एनालिटिक लेंस कैन नॉट बी क्लीन इजली। अगर एनालिटिकल लेंस के अंदर कुछ अगर मान लो कि डस्ट आ गया या कुछ और चीज़, हालांकि वो पैक होता है, लेकिन अगर अंदर चला गया तो वो क्लीन नहीं हो पाता है, एक प्रकार से हमारे लिए वो खराबी हो जाता है। इट डिक्रीजेज मैग्निफिकेशंस, उसकी जो मैग्निफिकेशंस होती है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम आए तो इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिकॉज एन वन एक्स्ट्रा लेंस, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। इफ़ द एनालिटिकल लेंस इज एडजस्टेबल, the adjustment have to check from time to time and guard against error। मतलब इसका एनालिटिकल लेंस क्या ऐसा होता है, एडजस्टेबल होता है, तो टाइम टू टाइम इसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, कैलिब्रेट करना पड़ता है कि ताकि वो बराबर सेट है या नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, टाइम टू टाइम उसको चेक करना पड़ता है कि एडजस्ट है या नहीं है, ठीक है।
ये था एनालिटिकल के बारे में। एनालिटिकल लेंस जो होता है एक प्रकार से जानना कि एक्स्ट्रा लेंस हम प्रोवाइड करते हैं फोकसिंग के लिए, कि ताकि ऑब्जेक्ट हमारा ज़्यादा डिस्टेंस का है वो भी क्लियर विजिबल हो और रीडिंग जो है वो क्लियर विजिबल हो इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कांस्टेंट ऑफ टैक्योमेट्री। जो टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट है जो मैंने आपको बताया, क्या एक के की वैल्यू और एक सी की वैल्यू, उसको डिटरमाइन करने का ये मेथड है, ठीक है। और कल हम सीखेंगे कि मेथड ऑफ टैक्योमीटर, कांस्टेंट डिटरमाइन नहीं, कांस्टेंट जब हम पता कर लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, टैक्योमेट्रिक सर्वे करेंगे। तो वो सर्वे करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, वो मेथड हम कल के लेक्चर में सीखेंगे कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। अब हम यहाँ का कांस्टेंट, अच्छा एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें जो कांस्टेंट है के और सी, के है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी है एडिटिव कांस्टेंट। के को एफ अपन आई भी बोलते हैं, सी को एफ प्लस डी भी बोलते हैं। तो ये जो है कांस्टेंट, इसको कई तरीके हैं उसको निकालने के लिए, ठीक है, कई तरीके हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो है एक प्रकार का बोला जाए कि वो जो के और सी है वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, वो इंस्ट्रूमेंट की होती है। हाँ, अब उस इंस्ट्रूमेंट से आप जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, वो प्रैक्टिकल में वो इंस्ट्रूमेंट का जो के और सी की वैल्यू आई है, वही वैल्यू आप आगे के कैलकुलेशन में यूज करके करोगे। हर इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होता है, के और सी की वैल्यू अलग अलग, टैक्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है तो अलग अलग के और सी की वैल्यू होती है। एक इंस्ट्रूमेंट की के और सी, और ये इस इंस्ट्रूमेंट से जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे उनकी वैल्यू वही के और सी की वैल्यू रखोगे। आगे मैं बताऊंगा कि के और सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे वो पता करते हैं। फटाफट कर लेते हैं, 10 मिनट में ये थियरी पार्ट कंप्लीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं, बाय डायरेक्ट मेजरमेंट और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, और दूसरा बाय मेजरमेंट इन द फील्ड। फील्ड पे जाके हम कुछ मेजरमेंट लेते हैं, कुछ डेटा लेते हैं, उसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट ऑन टेलीस्कोप कैसे करते हैं। टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो, और फोकल लेंथ फाइंड आउट हो गया और इंस्ट्रूमेंट का स्टेडिया इंटरवल दिया है तो डिवाइड कर दो तो उससे मिल जाता है, ठीक है। दूसरा टू डिटरमाइन डिस्टेंस डी फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। देखो ये दोनों से हमारा ये डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ टेलीस्कोप हो जाता है। क्या चाहिए होता है, एफ अपन आई चाहिए होता है, ठीक है, और एफ प्लस डी चाहिए होता है। तो देखो एफ कैसे मिल जाता है, फोकल लेंथ जो फॉर्मूला है उससे प्रोवाइड कर दोगे, आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस इंस्ट्रूमेंट टू द ऑब्जेक्ट क्लास, ये डी आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, और एफ प्लस डी कर दोगे तो सी आपको पता चल जाएगा। कैसे मिल रहा है देखो, इट मे नोटेड दैट द डिस्टेंस फ्रॉम डी फॉर एन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप इज वेरिएबल, इट इज ग्रेटर फॉर शॉर्टर साइड एंड स्मॉलर फॉर लॉन्गर साइड, इट शुड बी मेजर फॉर एवरेज साइड। एवरेज साइड उसका निकाल लोगे तो उसके बेस पर आपको डी मिल जाएगा, और डी मिल गया और एफ की वैल्यू ऐड कर दोगे तो उसका सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आया आई, आई चाहिए तभी तो एफ अपन आई करोगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेडिया हेयर, दो स्टेडिया हेयर का डिस्टेंस लिए, बहुत ही स्मॉल, इज आई बहुत ही स्मॉल होता है। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है। अरे चैट बॉक्स में एक काम करो, आप चैट बॉक्स में अपने, ये क्या है भाई, ऐसा कैसे हो गया, होस्ट कोई और हो गया। सही तो है, मैं ही तो हूँ, क्यों नहीं, माइक बंद रख दो ना भाई, माइक हो नहीं रहा है बंद। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे फटाफट, और ये कैसे मिल जाता है, इस तरीके से मिल जाता है। देखो ये फॉर्मूले से, तो एफ अपन आई से मिल गया। तो और डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये एक न्यूमेरिकल से आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आप समझ लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि डायरेक्टली
फील्ड पे मेजरमेंट किए और डेटा मिला, और उस डेटा के बेस पर आप कैलकुलेट करके के और सी कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो ये डेटा के बेस पे हम समझते हैं आराम से एकदम निश्चिंत। देखो क्या इस तरीके का अपने टेबल बना लेना है। अब डेटा क्या ले रहे हो, देखो कैलकुलेट द टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए पे रखा, ध्यान से समझना तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और आपका ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लिख दिया बी पॉइंट। यहाँ से आपने यहाँ पर आपने इस लेवलिंग स्टाफ पे देखा तो आपको इस तरीके का बनता है। उसके अंदर एक टॉप होगा, बॉटम होगा, यहाँ से उसका एस मिल जाएगा। देखो लिया भी है, देखो इधर स्टाफ इंटरसेप्ट ये वाला ए से बी का जब लिए तो ये एस मिल गया, ये इतना स्टाफ इंटरसेप्ट। ये डायरेक्ट माइनस करके लिखा है, टॉप में से बॉटम माइनस करके लिखा है। कई जगह पे वो तीनों रीडिंग लिखी रहती है, अपर लोअर सेंटर लिखी रहती है, तो अपर में से लोअर माइनस कर दोगे तो ये स्टाफ इंटरसेप्ट ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट को यहाँ ला के सेट किया और आगे यहाँ सी पॉइंट था तो वहाँ से इसने अलग ले लिया। हमको उससे कोई डिस्टेंस नहीं, ये इसका डिस्टेंस अलग है, देखो 50 है, और जब बी से सी लिया तो उसका डिस्टेंस 150 था। तो दोनों के लिए, दोनों केस में आपको समझ में आया। जब मैंने ये ए से बी का लिया तो एक ट्राइंगल आइसोसेलेस मिला, और बी से सी किया तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मिला, और दोनों के लिए हमारा डिस्टेंस है। तो वही फॉर्मूला देखो पहले वाले के लिए डिस्टेंस लगाया, इधर यही फॉर्मूला यूज किया है, यही वाला, या ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ अपन आई को के लेते हैं, और ये स्टाफ इंटरसेप्ट और ये एफ प्लस डी है। अब के प्लस सी लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे के है और यहाँ पे सी है, ये सी है और ये के की वैल्यू है, ठीक है। और ये दूसरा एक 150 इधर रखा एफ अपन आई, और इसका स्टाफ इंटरसेप्ट 1.485 और एफ प्लस डी। अब हमने क्या किया, इस सेकंड में से ये फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया, इस सेकंड में से फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो ये 150 में से ये 50 माइनस हो गया, देखो नीचे ये आ गया, और ये एफ अपन आई दोनों में कॉमन है तो ये 1.485 में से 0.495 माइनस कर दिए। और यहाँ तो दोनों ये सेम है, देखो इसका सी और ये इसका सी, तो इसमें से इसको माइनस किए तो कैंसिल ही हो गया। अब हमने क्या किया, इधर 100 आ गया और इसमें से माइनस किए तो ये आ गया। अब ये इधर मल्टीपल है, 0.99 क्या है, मल्टीपल है, इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपका ये एफ अपन आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मिल गया। और ये वाला जो वैल्यू है वो दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दोगे तो एफ प्लस डी की वैल्यू आ जाएगा, किसी एक इक्वेशन में। देखो एफ अपन आई यहाँ पर रख दो या तो यहाँ पर रख दो, ये दोनों को रख दोगे तो आपको एफ प्लस डी जिसको सी बोलते हैं वो मिल जाएगा। और वो रखने पे मेरा जो वैल्यू आ गया वो 0.0001 अप्रॉक्सीमेट 0 के वैल्यू है, तो इसको एडिटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैं जितना बताना चाह रहा था उतना आपको समझ में आया क्या। ये ऐसे दूसरा भी ले लोगे, दूसरे में देखो टेबल नहीं बनाया, डायरेक्ट लिखा है, वो समझ में आना चाहिए। फिगर जब प्रैक्टिकल करके जो डेटा लेता है ना तो उसको पता रहता है कि कौन सी चीज़ें क्या मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल जिसने नहीं किया, डायरेक्ट हमारे पास रीडिंग लिखा है तो उसको कैसे थोड़ा समझिए। तो देखो स्टाफ इंटरवल ऑन स्टाफ कैप्ड एट 60 मीटर, एक 60 मीटर पर रखे हैं, एक 120 मीटर पर रखे हैं। देख लो स्टाफ को रख दिया। और पहले का ऑब्जर्वेशन जब किए थे तो 0.6 मीटर एंड 1.2 मीटर रिस्पेक्टिवली, ये स्टाफ इंटरवल भी बोलते हैं और स्टाफ इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। मतलब ये एस की वैल्यू 60 मीटर पर रखे तो 0.6 मीटर और 120 मीटर पर रखे तो 1.20 मीटर आया। कैलकुलेट कांस्टेंट ऑफ टैक्योमीटर, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। देखो पहले के लिए D1 ये है और S1 ये है, D2 ये है, S2 ये है। पहले ये अप्लाई किए और दूसरा ये अप्लाई किए, माइनस कर दिए तो ये आया, और इसी वजह से के की वैल्यू 100 आ गया। और किसी एक इक्वेशन में, इस वाले या इस वाले इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो सी की वैल्यू ये आ जाती है। तो ये तरीका है टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करने का। अगर ये टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर ले रहे हो तो यही कांस्टेंट कल के लेक्चर में आपको मैं बोलूँगा कि ये जो वैल्यू होती है ये इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है। ध्यान से समझना,
अलग इंस्ट्रूमेंट से करोगे तो अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग के और सी की वैल्यू होगी। ये के और सी की वैल्यू जो होती है ये इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट वैल्यू होता है। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये के और सी की वैल्यू, के है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, सी है एडिटिव कांस्टेंट। ये इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है, इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट वैल्यू है, ना कि कोई सर्वे कर रहा है उसकी वैल्यू है। ये जो वैल्यू आया है ये इंस्ट्रूमेंट का है। अब जब सर्वे करोगे और कोई मान लो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या कोई ऐसे पॉइंट है जहां का मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई पॉइंट का आरएल पता करना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग मैंने बताया था, उसको भी आसान करने के लिए ये टैक्योमेट्री का आया कि ताकि जो दिक्कत आ रही थी उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, उसको और इजी करने के लिए ये टैक्योमेट्री का आया कि ताकि एकदम आसान तरीके से हम हर वो चीज़ को फाइंड आउट कर पाएँ। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैंने ट्राई किया कि 5-6 न्यूमेरिकल रख दूं कि ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। खुद से भी बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन को लो और सॉल्यूशन को ढक दो और उसका सॉल्यूशन करो, और अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो समझना कि आपको आ गया, तब समझना कि आपको आया। मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया। फील कब आएगा, फील कब आएगा, जब आप खुद से कर पाते हो। जब तक आप खुद से नहीं कर रहे हो तब तक वो फील नहीं आएगा। बहुत लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत मैंने पढ़ा, सब पढ़ा, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाया। क्यों नहीं लिख पाया? उसकी प्रैक्टिस नहीं किए थे, उसको खुद से नहीं किए थे, इसीलिए नहीं कर पाते हैं। और जो खुद से करता है ना उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से वो कर पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस ये आप खुद भी ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्टाफ रीडिंग दिया है, पहला वाला लोअर, फिर ये सेंटर, फिर ये अपर, वैसे दूसरे में भी। तो इस वाले में से इसको माइनस कर दोगे तो ये एपी का स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा। और ये एपी का डिस्टेंस कितना है वो भी दे दिया, 50 मीटर। ए क्यू का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, ए से क्यू का 100 मीटर। और ये एस कैसे मिलेगा, वही मैंने इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये ए क्यू के लिए एस की वैल्यू मिल जाएगा, और ए पी के लिए एस की वैल्यू ये ऊपर वाला। तो ये ध्यान में रहे कि एस कैसे मिलता है, ये हमने ध्यान दिया। हालांकि इधर फाइंड आउट भी किया है, देखो S1 कैसे मिला, पहले वाले को देखो, इस वाले नीचे वाले को किया है ए क्यू के लिए 2.852 में से 1.852 माइनस किया, और ये ए पी के लिए देखो 1.242 में से 0.742 माइनस किया, तो ये वैल्यू है। और ये चीज़ें हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो हमारा ये फाइंड आउट हो गया। इसे पाँचवा है, पाँचवा में हमने 3 लिया है, 3 आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हालांकि 2 से ही हमारा मिल जाता है, या 3 दिया और 4 दिया, उससे क्या है, आप 2 से ही आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेना, ज़रूरी नहीं है सब अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे छठा है, और उसके बाद से हमारा MCQ है, और यहाँ पर मैंने आंसर को मैं छुपा के रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ठीक है, बता सकते हैं टैक्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आर डिटरमाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग अगर जवाब दे रहे हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। जवाब आया भी है कुछ लोग का डी वाला, हालांकि आंसर है नीचे, ठीक है, आंसर है नीचे डी। चलिए ये बता सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्रिक इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बहुत बढ़िया।
द फिक्स हेयर मेथड ऑफ टैक्योमेट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडिया हेयर। सिंपल सा है कि फिक्स हेयर, जो उसमें हेयर होता है, नाम ही है फिक्स हेयर, तो उसमें फिक्स होगा, और जो मूवेबल हेयर होता है उसमें एडजस्टेबल मैनुअली रहता है। उसके लिए एडजस्टेड मैनुअली लिखोगे। इसके लिए तो आपका बी ऑप्शन ही होगा, फिक्स ही होगा, इसके लिए तो बी ही होगा। ठीक है, अब ये बता सकते हो एडिटिव कांस्टेंट, ये तो आराम से अभी पढ़े हो तो फटाक से बता सकते हो। चौथा का बहुत बढ़िया, जवाब आते ही मजा आ जाता है। F प्लस डी होता है एडिटिव कांस्टेंट के लिए। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का भी बता दो फटाफट। पांचवा का ये, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए ये बता दिए, फॉर एन एनालिटिक लेंस द एडिटिव कांस्टेंट इज, एडिटिव कांस्टेंट 0, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली 0 ही करना होता है, 1 2 वैल्यू ना आए, 0 ही करने के लिए एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड किया जाता है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ इस इंस्ट्रूमेंट का ना 1 वैल्यू आ जाता है, 2 वैल्यू आ जाता है, ये ना आए इसीलिए एनालिटिक लेंस प्रोवाइड किया जाता है, और फोकसिंग के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए 7th का बता दीजिए। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज जनरली केप्ट एज, जनरली रखा जाता है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जनरली कितनी होनी चाहिए, 100 के आसपास होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए ये भी बता दीजिए। If S is the staff intercept and K is the multiplying constant, the horizontal distance D when line of sight is horizontal and additive constant C, तो उसके लिए क्या होता है, D इक्वल टू के एस प्लस सी। D इक्वल टू क्या होता है, के एस प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है, D इक्वल टू, अरे नहीं, सी कैसे होगा, गलत कर दिए, B होगा। बहुत बढ़िया बी होगा, के एस प्लस सी, के इंटू एस प्लस सी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए ये भी बता दीजिए। एन एनालिटिक लेंस प्रोवाइडेड इन अ टैक्योमेट्री किस तरीके का होता है, ये मैंने बताया भी था आपको। बहुत बढ़िया। 9th का बी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट ये बता दिए, इन द टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री। देखो ये पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ाऊंगा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है। अभी आगे का जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो आप कल के लेक्चर्स जो होंगे उसके लिए आ जाएगा। टेंजेंशियल मेथड होता है, ठीक है, और भी कई सारे चीज़ें हैं जो डिटेल में आपको, मैं ये प्रैक्टिकल है, सर्वे करते हैं तो उसमें ये आ जाता है। हालांकि इसके साथ साथ मैं आपको वो चीज़ें भी समझाऊंगा कि जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, जो प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे तो उसके बेस पर बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। जैसे अभी तो कांस्टेंट फाइंड आउट करना सीखे, उसके बाद कांस्टेंट के बाद क्या है वो चीज़ें भी बता देता हूँ। फिक्स हेयर मेथड, 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो फिक्स हेयर मेथड होता है, ठीक है, उनके भी कई सारे केस हैं, 3 केसेस हैं कि 2 3 हैं, मतलब 2 ही हैं, उसी में आपको 3 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और टेंजेंशियल मेथड होता है, एक होता है फिक्स मेथड और एक होता है स्टेडिया मेथड होता है, एक टेंजेंशियल मेथड होता है। एक स्टेडिया मेथड होता है, एक टेंजेंशियल मेथड होता है। स्टेडिया में 2 होते हैं, फिक्स हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। फिक्स हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। तो फिक्स हेयर मेथड को हम समझेंगे, मूवेबल वाला नहीं यूज में लिया जाता है। और उसमें फिक्स हेयर मेथड को मैं आपको बताऊंगा, 2 केस हैं, दोनों केस को समझाऊंगा। उसके बाद से टेंजेंशियल मेथड है, उनमें 3 केसेस हैं, उन 3 केसेस को समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल पाए। हालांकि यहाँ पर आपने जवाब भी दे दिए हैं, ठीक है।
हाँ, टेंजेंशियल मेथड में 2 टारगेट रख के चलते हैं, ठीक है, 2 लेंथ ले लेते हैं और उसमें सेंटर पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं, उसमें तीनों नोट डाउन नहीं करते हैं, सेंटर वाला जो हमारा सेंट्रल लेयर रहता है उसी को कंसीडर करके चलते हैं। टेंजेंशियल मेथड 3 केसेस होते हैं। एक केसेस को बोला जाता है कि एक जो आपने लिया ऊपर लिया, एक नीचे लिया। एक होता है कि बोथ एंगल आर एंगल ऑफ एलिवेशन, या दूसरा होता है बोथ एंगल आर एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तीसरा होता है 1 एंगल आर एलिवेशन और 1 एंगल आर डिप्रेशन। ये 3 केसेस होते हैं। उसमें 2 आपको 2 स्टाफ मस्ट हैव 2 टारगेट, द स्टाफ हैव मस्ट 2 टारगेट लेकर हम करते हैं, ठीक है। स्टेडिया इंटरवल फैक्टर इज अनदर नेम। स्टेडिया इंटरवल जो होता है वो फैक्टर होता है, F/I होते हैं, उसी को मल्टीप्लाई कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेज तो बताया ही था मैंने, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। स्टेडिया डायफ्राम प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर, ये प्रोवाइडेड रहता है, ठीक है। और बाकी सब आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें कल मैं बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं बहुत सारी इसमें चीज़ें, ये फॉर्मूला है, ये मैं कल समझाऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है टैक्योमेट्री का ये वाला कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, स्टेडिया इंटरवल 2 mm, तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है ये आपका 20/2 कर दोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। स्टेडिया इंटरवल 2 है, 2 mm है, तो mm को आपको सेंटीमीटर एक में करके आपको करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को mm को या तो सेंटीमीटर बनाओ, या तो सेंटीमीटर को आप क्या कर दो, mm कर दो। तो ये 200/2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। वैसे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको याद रहना चाहिए कि 100 के आसपास रहता है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें आपको कल के लेक्चर में आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। कल के लेक्चर के लिए मैं MCQ क्वेश्चंस नहीं दूंगा, डायरेक्ट थियरी समझाऊंगा, और ये जो है क्वेश्चन का रिवाइज करके आना कि ताकि आपको सब कुछ आइडिया मिल सके, ठीक है। ये कल के लेक्चर्स के लिए आप ये पूरा प्रिपेयर करके आना।